जय हिंद। तो आइए आज हम देखते हैं एसएससी जीडी का जो एग्जाम चल रहा है उस एग्जाम के प्रश्न पत्रों को जो मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी में आ रहा है। जो स्टूडेंट परीक्षा दे करके फीडबैक दे रहे हैं उसी के माध्यम से प्राप्त प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए प्रश्नों का तो हमारा टेलीग्राम लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख लेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, मैं राजीव कुमार आपका अपने YouTube चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो आइए हम शुरू करते हैं। अगर नए व्यूअर हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, जिससे कि वीडियो आपको समय से मिलता रहे और वीडियो पूरा देखेंगे। अच्छा लगता है तो कमेंट भी कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये पहला प्रश्न बोल रहा है दो संख्याओं का औसत 13 है। संख्याएं क्या मान लेंगे आप? x और y मान लेंगे। औसत मतलब होता है कि दोनों का 13 है। दोनों का संख्या क्या है? 13 है, तो कुल कितना हो जाएगा? 26। ठीक है। यदि दोनों संख्याओं गुणनफल का वर्गमूल यानी गुणनफल x y, वर्गमूल मतलब करनी करेंगे इसका, यही होना चाहिए जो 12 है। जब इसको हम वर्ग कर देंगे दोनों पक्ष का तो एक्स वाई बराबर 144 हो जाएगा। ठीक है। अब आप एक काम कर सकते हैं कि देखिए कि दो संख्याओं का योगफल कब 26 होगा और उन्हीं का गुणनफल कब 144 होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है कम से कम टाइम में करने पर। तो आगे देखते हैं। तो ध्यान दीजिए किसका किसका गुणा करने पर 44 होता है, तो 12 गुणे 12 का होता है, लेकिन योगफल 26 नहीं हो रहा है, ये 24 ही हो रहा है, तो ये होगा नहीं। और एक होता है 18 गुणे 8, इसका भी गुणनफल कितना होगा? 144 ही होगा। ठीक है। लेकिन योगफल कितना हो जाएगा? 26। तो कौन सही बैठ रहा है? ये सही बैठ रहा है, अर्थात एक संख्या 8 है, एक संख्या 18 है। तो दोनों का अंतर पूछ रहा है, x माइनस वाई का मान पूछ रहा है। अंतर निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा? 18 में से 8 जाएगा भाई 10 हो जाएगा, और ये आपका आंसर है। ठीक है। तो ये आपका आंसर है। देखिए अगला प्रश्न का आंसर। एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कहते हैं जिसकी समभुजा क्या हो? बराबर हो, और प्रत्येक कोण कितना हो? 60 अंश का हो। ये आपको ज्ञात होगा। थोड़ा मैं फास्ट चलूंगा इसमें क्योंकि हमने प्रश्नों को हल कर रहा है, तो इसके लिए खेद है। एक से दो बार देख लेंगे, समझ नहीं आएगा तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, उसका परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योगफल, यानी क्या होगा? 3 गुणे भुजा। 3 गुणे भुजा, तीनों बराबर हैं, तीनों का योगफल को परिमाप बोलते हैं, जो 16 करने में 3 है। ठीक है। तो भुजा कितना मान हो जाएगा? तो जो भुजा का मान आएगा 3 जाकर इधर भाग हो जाएगा, 16 करने में 3 बटा में 3 हो जाएगा। ठीक है। ये भुजा हो गया। तो ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ध्यान दीजिएगा समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई होती है ना, ऊंचाई होती है, कितनी होती है? तो करनी में 3 बटा में 2 गुणे भुजा होता है। ठीक है। करनी में 3 बटा 2 तो रहेगा ही रहेगा। अब भुजा का मान इतना मुझे प्राप्त है यहां से 16 करनी में 3 बटा में 3। ठीक है। जब गुणा होगा करनी में 3 और करनी में 3 तो ये 3 बन जाएगा, और 3 जब बन जाएगा 3 से कट जाएगा, 2 8 16, कितना हुआ? तो आपका आंसर 8 आ गया। ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 3 देखिए, 1 हो गया, 2 हो गया, थर्ड देखिए। 3 व्यक्तियों पी क्यू आर किसी कार्य को क्रमशः 10, 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। यदि क्यू और आर पी की सहायता से एक एक दिन बाद करता है तो कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा? ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। ये बोल रहा है कि पी की सहायता से, मतलब एक दिन क्यू कर रहा है, अब पी के साथ कर रहा है, और एक दिन आर कर रहा है पी के साथ, अर्थात एक दिन क्यू प्लस पी और एक दिन आर प्लस पी, ऐसे काम हो रहे हैं। क्या है? तो पी कार्य खत्म करता है 10 दिन में, और क्यू खत्म करता है 20 दिन में, और आर खत्म करता है 30 दिन में। हम कार्य मानेंगे, और कार्य क्या मानेंगे? तीनों का लघुत्तम मानेंगे जो कि 60 हो जाएगा। फिर इनके दिनों का हम
इस कार्य में भाग करेंगे, क्षमता आएगा, एक दिन का काम आएगा, यहाँ 6 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, ये क्षमता हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है, कर सकते हैं इसको, थोड़ी सी मंथन करना है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर देना है, कर लेंगे। अब क्या कर रहा है कि प्रथम दिन P के साथ में Q कर रहा है। ठीक है, तो P का क्षमता 6 है और Q का क्षमता 3 है, तो 9 कार्य हो पा रहा है एक दिन में। कौन दिन में? तो एक दिन, प्रथम दिन। फिर सेकेंड दिन P प्लस R कर रहा है, तो P का जो है 6 है और R का जो है 2 है, यानी 6 2 8 कार्य हो रहा है एक दिन ये, और अगले दिन ऐसा कर रहा है, अर्थात 2 दिन में कितना कार्य हो पाया? तो 9 8 17 हो पाया। कितना मेरे पास कार्य है? तो 60 मेरे पास कुल कार्य है। 60 काम करने के लिए 17 17 दिन हम काम करते हैं, तो 3 दिन में, मतलब 3 बार में 3 गुणा कर देंगे तो 51 हो जाएगा। 17 कार्य करने में 3 बार में 51 कार्य हम कर लेंगे, और ऐसा करने में कौन दिन लगेगा? तो 2 गुणा 3 6 दिन लग जाएगा। तो 6 दिन में 51 काम हो चुका है, बच गया अभी 9 कार्य, क्योंकि 51 काम हो जाएगा 60 में से, तो 9 भी बचेगा। उस 9 को कार्य करने के लिए फिर शुरू होगा P प्लस Q का कार्य, और कितना कर पाएगा? 9 काम कर पाएगा एक दिन में। तो 6 दिन ये हुआ और 9 इसमें से बचा हुआ था कार्य करने के लिए। उस 9 दिन को P और Q शुरू कर रहे हैं, तो एक दिन में कर लेंगे। तो ये 6 दिन और ये एक दिन कितना हो गया? तो हो गया 7 दिन। तो कुल काम खत्म हो जाएगा 7 दिन के अंदर। थोड़ा सा आपको लगा होगा पेचीदा, लेकिन विश्वास मानिए सुपर ट्रिक है। सवाल को हल करने के लिए सवाल ही अपने आप में दमदार था। देखते हैं अगला प्रश्न, चौथा। एक 240 मीटर लंबी ट्रेन एक सुरंग जिसकी लंबाई 360 मीटर है, जिसको 30 सेकेंड में पार करती है, तो गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। कोई नहीं, ध्यान दीजिए क्या करना है आपको। जब भी कोई ट्रेन सुरंग को या ट्रेन को या पुल को किसी को पार करती है, तो अपनी लंबाई या प्लस सुरंग की लंबाई की योगफल के बराबर से दूरी चलना पड़ता है। तो आप जानते हैं चाल बराबर होती क्या है? दूरी बटा में समय होती है, ये तो सबको पता होता है। दूरी कितना चलना पड़ा? सुरंग को पार करने में दूरी क्या चलना पड़ा? तो 240 जो लंबाई है, और सुरंग की लंबाई 360 है, दोनों जोड़ देंगे। अब बटा में समय, समय 30 सेकेंड है, क्या आने वाला ऊपर? 600। अब बटा में 30 कितना जाएगा भाई? भाग कर देंगे तो आएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन यदि होगा इसमें मीटर प्रति सेकेंड में, तो हम इसको मार देंगे। अगर नहीं मीटर प्रति सेकेंड में होगा, किलोमीटर प्रति घंटा में होगा, तब क्या करने वाले भाई? इस 20 में हम 18/5 से गुणा कर देंगे। 5 चौको 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आपका होगा। बने रहेंगे, आगे प्रश्न देखेंगे। पांचवा प्रश्न 5 देखिए। 250 रुपए की राशि पहले वर्ष में 4% वार्षिक, दूसरे वर्ष में 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा मतलब मिश्र धन, ये पूछ रहा है। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज में हमने पढ़ाया है, अगर नहीं देखें जरूर देख लीजिएगा। तो ऐसे सवालों को हमने ट्रिक से लगाना बताया है, अगर वीडियो नहीं देखे हैं जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सबका लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं आप। इसमें हम क्या करते हैं कि जो परसेंटेज होता है उसे देखते हैं, उसका भिन्न रूप देखते हैं। तो 4% का क्या होगा भिन्न रूप? तो हो जाएगा 1/25। ठीक है, वैसे ही जो अगला है, अगला वर्ष है, वह 8% है, माने अलग है, इसका हो जाएगा 2/25। ये कैसे हो जाएगा? इतना समझ पा रहे होंगे आप। 4/100 करेंगे तो कट कितना आ जाएगा? 8/100 करेंगे तो इतना आ जाएगा। इतना आने के बाद नीचे वाला मूलधन होता है और ये आपका ब्याज होता है, जोड़ेंगे इसमें
हो जाएगा 26। 25 से कितना हो गया प्रथम वर्ष? 26 हो गए। फिर सेकेंड वर्ष क्या होगा? 25 से दूर ब्याज मिलेगा तो 27 हो जाएगा मिश्र धन। ये हो गया 25 27, दोनों को गुणा कर दीजिएंगे आप, इसको इसको, ये होगा 625, ये होगा 625 और ये हो जाएगा 702, गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा आपका। ये बोल रहा है कि जो मूलधन हमारा है ना, जो मूलधन है वह 625 नहीं है, कितना है वो? तो वो जो है 250 है। तो जो हमारा 625 आया है उसका कितना गुना? तो जब निकलना पाए आसानी से तो क्या करते हैं, जितना हमको प्राप्त करना है उसे ऊपर लिखते हैं, जिसमें गुणा करना है उसको लिखते हैं बटा में 625, यानी 250 बटा 625 से गुणा करेंगे, इसमें इतना आ जाएगा। तो ये जो होगा हर राशि में गुणा हो जाएगी, तो जो हमारा मिश्र धन होगा 702 नहीं होगा, ये भी कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 250 बटा में 625 गुना। ठीक है, करा देंगे इसको आप। 25 से ये 25 बार में कटेगा, ये 10 बार में कटेगा भाई। 5 बचे 25, ये 2 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, बटा में 5 बचा है, मैं चाहता हूं 10 बचे, तो यहां 2 से गुणा कर देंगे, 10 हो जाएगा ये वाला हिस्सा। ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, हो जाएगा 4। ये 4 से गुणा इसमें कर दीजिए, 4 दूना 8, 0 4 सत्ते 28, अब बटा में 10 पहले से है ना। अब 10 मतलब क्या होता है? 10 मतलब होता है 1 का स्थान यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा आंसर। कितना हो जाएगा? तो 280.8 रुपया हो जाएगा मिश्र धन आपका। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। आसान प्रश्न है, सरलीकरण का है। तो 7% मतलब 7 बटा में 100, का माने गुणा होता है, 6 बटा में 100 कर लेंगे आप, और पुनः का माने गुणा 12 बटा में 100 भी कर लेंगे, और मल्टीप्लाई दिया ही ये 10 की पावर 6 बराबर क्या होगा? तो कोई नहीं, यहाँ पे 2 2 4 6 जो है बिंदु है, शून्य है, 6 का 2 पर भी है, कट जाएगा, बस गुणा कर लीजिए, 6 से 42 जाएगा, गुणे 12 आएगा, 12 दूना 24, 12 चौक 48 और 2 हो जाएगा 50। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब प्रश्न है 7वां, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वां प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए, यदि कोई धन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बार बार आते हैं और परेशान करते हैं। यदि कोई धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष और 5 वर्ष में क्रमशः 12,900 और 14,250 हो जाता है, तो ब्याज की दर कितनी होगी? आर पूछ रहा है। ठीक है ना, तो अब कुछ नहीं करना, मान लीजिए मूलधन कुछ भी रहा होगा, मूलधन पी रहा होगा, तो 4 वर्ष में कितना हो गया? 12,900 हो गया, और यही धन 5 वर्ष में कितना हो गया? तो 14,250 हो गया। ठीक है ना, तो जो ये टाइम यहां होगा कितना होगा? 1 वर्ष है तो हो ही करेगा, 1 वर्ष का टाइम होगा। यहां से यहां तक 5 वर्ष, यहां से यहां तक 4 वर्ष, तो जो बीच में होगा 1 वर्ष का होगा। आप सोचेंगे कि 4 वर्ष का, इसमें क्या होगा भाई? तो इसमें क्या होगा? आपका मूलधन भी होगा और 4 साल का ब्याजवा भी होगा। क्या होगा? 4 वर्ष का इंटरेस्ट भी होगा, ब्याज भी होगा। ठीक है, और यहां क्या होगा भाई? यहां भी मूलधन होगा, और क्या होगा यहां पे? 5 वर्ष का इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो इसको हम ना समझा कर लगा दिए होते, लेकिन समझाना बहुत जरूरी था, हमने इसलिए ऐसा किया। क्या करते हैं ऐसे हालत में हम लोग कि बड़े वाले में से कम लोग घटाते हैं, तो क्या हो जाएगा? पी से पी कट जाएगा, और 5 वर्ष के इंटरेस्ट में से 4 वर्ष का इंटरेस्ट निकल जाएगा, मतलब ब्याज निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 वर्ष का ब्याज बचेगा। कितना आएगा? घटा लीजिए,
तो यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ 5 आएगा भाई, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे जो होगा 3 हो जाएगा, 3350। कितना आने वाला है? 3350, ठीक है। सॉरी, यहाँ आपका 1 बचने वाला है ना, यहाँ 1350। ध्यान दीजिएगा, 1 वर्ष का ब्याज हो गया, इसलिए 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 4 गुना कर देंगे, 13 चौको 52, अब 50 चौको 200, 52 200 5400 हो जाएगा, है ना। आप सोचेंगे कि जो ये वाला दिया है ना, ये 4 वर्ष का ब्याज भी है, मूलधन भी है, तो इसमें से अगर 4 वर्ष के ब्याज को हम घटा दें तो क्या आएगा? मूलधन आ जाएगा। घटा दीजिए इसमें से, तो 0, ये हो जाएगा 0, यहां पे 5 आने वाला है, और फिर 12 में से तो हो जाएगा 7। तो हमें बताना है कितना दर हुआ। दर मतलब होता है 1 वर्ष का 100 रुपये पर कितना ब्याज है, माने प्रति वर्ष प्रति 100 पर ब्याज निकाला जाता है, वही दर होता है। और ये क्या आया है? तो ध्यान दीजिएगा, ये 1350 जो है 1 वर्ष का ब्याज आया है, अभी हम निकाला हूं। 1 वर्ष का ब्याज तो आ चुका है, लेकिन हमको 100 रुपया पर चाहिए, तो 1 वर्ष का ब्याज पूरे मूलधन का है, पूरे मूलधन का मतलब 7500 रुपये का है, तो हम 75 से भाग कर देंगे, तो ये हो गया दर, या ये हो गया ब्याज कितने का? 1 रुपया मूलधन का, क्योंकि 7500 का 1350 ब्याज था, तो जब हम भाग कर देंगे तो क्या आएगा? 1 रुपये मूलधन का ब्याज आ जाएगा 1 वर्ष का, फिर गुणे 100 कर देंगे तो 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा, इसी को कहते हैं दर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये इससे कट जाएगा, और यहाँ कितना जाएगा? 5 से 15 25 75, और यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10, 5 7 35, इतना हो जाएगा। 5 3 15 कर देंगे आप, हो जाएगा आपका 5 25 25, आप 5 चौको 20, ये हो जाएगा 18 3 54। कितना आया भाई? तो 18% वार्षिक। आइए देखते हैं अगले प्रश्नों को। आइए प्रश्न आगे देखते हैं। 8वां, एक थैले में सफेद तथा पीली गेंद क्रमशः 12 संबंधी 17 के अनुपात में है, यदि कुल गेंदों का योगफल 116 है तो पीली गेंद कितनी होगी? बड़ा आसान है, ये रेशियो का सवाल है। तो आप देख सकते हैं, व्हाइट और येलो जो अनुपात दिया दोनों का 12 संबंधी 17 है, कितने कुल हो गए? जोड़ेंगे आप तो हो जाएगा 29। कितने कुल गेंद थैले में? 29। कहा है कि नहीं? 29 नहीं है, कितना कुल गेंद है? तो 116 है। कितना है ये? तो 116 है। कितना गुना? तो 29 चौको, ये 4 बार है, यानी 4 गुना है। तो पूछ रहा है कितनी गेंद पीली वाली है, कितनी गेंद पीली पूछ रहा है। तो पीली गेंद तो ये 17 है, 17 ये भी नहीं होगा, ये भी 4 गुना ही होगा, 17 चौको हो जाएगा 68। तो ये आपका आंसर है थैले में। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, आसान सवाल है। 12 बटा में 100 और गुणे कर देंगे, क्योंकि आप में गुणा होता है, तो बस बना लीजिए, हो जाएगा गुणे 250 अब प्लस 16 बटा में 100 कर लेंगे, और गुणे 300 बराबर 30 बटा में 100, और फिर गुणे हो जाएगा आपका 40, अब प्लस यहाँ क्या रहना चाहिए? कोई नहीं, सबको हल कर लीजिए बस। यहाँ ये कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा, 5 से 2 बार में हो जाएगा 5, और ये कटेगा इससे 6, 6 5 30 यहाँ से हो गया, दूसरे कट जाएगा यहाँ से 16 48 यहाँ से हो जाएगा, अब बराबर ये कट जाएगा यहाँ पे, और सुनिए यहाँ से कट जाएगा 4 12 हो जाएगा। ये कितना होना चाहिए? निकाल लीजिए, हो गया। जोड़ेंगे इसको आप तो हो जाएगा ये 78, लाएंगे 12 को उधर माइनस करेंगे, ये इसका मान हो जाएगा, कितना आने वाला है? तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ से
6 हो जाएगा 66, आंसर हो गया। कितने छोटे सवाल आ रहा है देख रहे हैं आप, 8वां 9वां 10वां। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दो संख्याएं दिया हो और मध्य अनुपात पूछ रहा हो, आपको कुछ नहीं करना, करनी के अंदर दोनों गुणा कर देना है और यही आपका आंसर होगा 0.018, ठीक ना। चूंकि दशमलव में है तो हम क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, इसको हम इस करनी के अंदर ही दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे आप 10 जितने दशमलव हैं उतने जीरो से गुणा कर सकते हैं, एक के ऊपर उतने जीरो करके, अर्थात ये हो जाएगा 8/1000, इतना हो जाएगा। मैं ऊपर से गुणा किया हूं 1000 से, ये हो जाएगा आपका 18/1000। ओके, ये 1000 दो बार है तो एक बार हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका, देखिए ये यहां से 2 3 बार होगा, यहां से 9 गुणे 2 हो जाएगा, 2 वहां से 3 2 यहां से 4 2 हो गए, तो 4 तो हो जाएगा बाहर और 3 हो जाएगा बाहर, अब बटा में हो जाएगा 1000, ठीक ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कितना होगा 12/100, यानी 1000 मतलब क्या, मतलब 0.012 आएगा, ये होगा मध्य अनुपात। अब देखते हैं कि यही मध्य अनुपात क्यों होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ए और बी दो राशियां हैं ना, तो जो मध्य में होगा वही मध्य अनुपात होता है, और मध्य में जो होता है ना वो समानुपाती होना चाहिए सभी, मतलब ए संबंधे सी समानुपाते, फिर ये सी संबंधे बी होना चाहिए। अनुपात का नियम होता है समानुपात का कि अंदर वाला मल्टीप्लाई जो होता है वो बाहर वाला मल्टीप्लाई के बराबर होता है, यानी ए बी के बराबर होता है। तो क्या आएगा, सी बराबर करनी में ए बी। देखिए ना आप, तो ए और बी दिया होता है, हमको ये निकालना होता है, तो क्या करेंगे, हम दिए गए को हम करनी के अंदर रख लेंगे, इसलिए हमने ऐसा किया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11 को। देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु को 1170 रुपए में बेचा जाता है, यानी एसपी है आपका, कितना एसपी है, 1170 रुपया है, 10 रुपए की हानि होती है। कितना हानि होती है, हानि जो होती है 10% की हानि है। तो बोल रहा है कि उसी वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। पहले तो हमको सीपी चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, क्योंकि लाभ और हानि जो है क्रय मूल्य पर ही होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया 1/10, इसका है भिन्न रूप, 10 पर ये हो गया आपका सीपी, 10 पर 1 की हानि होती है यानी 9 हो जाता है, ठीक है। ये विक्रय मूल्य हो गया, क्योंकि हानि हुआ तो कम हो जाएगा, तो इतना हो गया। जो एसपी है वास्तव में 9 नहीं है, कितना है 1100, इतना है, ठीक ना। तो ये जाएगा 130 गुना है 9 का, 13 9 117 हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा मूलधन होगा ना वो भी 10 नहीं होगा भाई, 130 गुना ही हो जाएगा, 130 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1300 हो जाएगा हमारा मूलधन, ठीक है ना। अब कह रहा है कि हमें 20% का लाभ होना मांगता है, तो 20% का मतलब ये हो गया लाभ के फॉर्म में 1/5। यदि मूलधन 5 होता तो 1 रुपया का लाभ होता, यानी 6 रुपया हो जाता। तो मूलधन जो यहाँ पे हम प्राप्त कर चुका हूं वह 1300 है। कितना गुना है 5 का, तो देख लेंगे, 5 गुना के 10, 5 6 के 30, 260 गुना। तो हमारा क्या होगा, मिश्रधन, मिश्रधन कर रहे हैं, एसपी क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा इतना लाभ होने के लिए, 6 नहीं होगा, वो भी जो होगा 260 गुना ही हो जाएगा। गुणा कर लीजिए, 6 6 के 36 हो जाएगा, और 6 दुना 12 3 15 हो जाएगा, यानी 1560 रुपया आपका आंसर है, ठीक है। ये बात ध्यान देंगे, बहुत तरीके हल करने के हैं, लेकिन ये तरीका जो है बिना सूत्र याद किए हुए, ये तरीका हर सवाल पर लागू होता है, इसलिए इसको मैं यूज करता हूं। अगर नहीं देखें चीजों को तो हमारे वीडियो में जाकर देखेंगे, हम विस्तार समझाया हूं ऐसा क्यों करते हैं, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, तो जरूर देखेंगे आप, तो आइडिया मिल जाएगा। इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक मिल जाएगा। प्रश्न 12 देखिए, यदि किसी कंपनी में ए बी सी 3 लोग हैं, 5 संबंधी 4 संबंधी 6 के अनुपात में धन निवेश करते हैं, मैंने धन लगाते हैं, यदि कंपनी को कुल लाभ
45,000 का होता है तो बी का लाभ कितना होगा? लाभ वही होगा जितना निवेश किए होंगे। जिस अनुपात में निवेश किया जाता है लाभ उसी अनुपात में बढ़ता है। तो क्या अनुपात है भाई? ए बी सी अनुपात है 5:4:6 का जोड़ा जाए तो हो जाएगा 15। जो कुल धन निवेश किया गया है, जो कुल लाभ 15 का होता तो 6 सी पाता, बी 4 पाता, ए 5 पाता, लेकिन भाई यहाँ 15 का लाभ नहीं हो रहा है। ये है 45,000। कितना गुना? 15 या 45 यानी 3,000 गुना। तो बी का तब क्या होगा? बी का जो होगा 4 नहीं होगा, ये भी 3,000 गुना हो जाएगा, यानी 4×3 = 12,000 का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है। अब प्रश्न देखिए 13 और अंतिम, आज का अंतिम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के प्रश्न बहुत लोग गलती करते हैं तो आप छोड़कर न जाएं, ध्यान देंगे। 13 वस्तु बेचने पर 33 वस्तु बेचने पर 11 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। उसी लाभ को परसेंट में ज्ञात करना है, कोई बात नहीं, आपको पता है। तो एसपी बराबर होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है सीपी प्लस लाभ होता है, तो आपको पता ही है ना। तो कितना एसपी है, कितना बेचा हूं मैं? 33 वस्तु को बेचा हूं। सीपी नहीं पता है, लाभ पता है कितना? तो जो 33 एसपी है, लाभ भी क्या है? 11 एसपी ही है। ये भी एसपी, ये भी एसपी, सेम जाति में, घट जाएगी, इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 22, क्या हो जाएगा? तो 22 एसपी बराबर सीपी। जो क्रय मूल्य है कितना है? वो 22 एसपी के बराबर है। तो लाभ निकाल दीजिए, लाभ कितना हो जाएगा? लाभ 11 ना होगा, लाभ कितना है? 11 एसपी के बराबर है। सीपी भी 22 एसपी हो गया, विक्रय मूल्य इतना हो गया। तो लाभ क्या है? तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? तो जो लाभ आता है 11 एसपी है, बटा में क्रय मूल्य से भाग करते हैं जो कितना है? 22 एसपी है ना। यहाँ भी एसपी के रूप में आएगा, गुणा 100 कर देते हैं हम लोग हैं, ये सब कट जाएगा, कितना 11×22 हो जाएगा, और 2 से कट जाएगा, ये आप कितना हो जाएगा? 50, यानी कितना हो गया? 50% है ना। बस। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। आगे मैं अगले वीडियो में जस्ट आज या कल मान के चलिए रीजनिंग का भी हम अपलोड कर देंगे, उसे हमने हल भी करेंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। हाँ, जीके और हिंदी में आपको प्रश्न दे दूंगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।